गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज क्लास 10 टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसमें हम एरिया ऑफ ट्राइंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हम पढ़ेंगे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये करेंगे कि किस प्रकार से हम त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल का जो सूत्र है उसका निगमन किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले कि जैसे कि हम जानते हैं कि एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स डैश को शो करते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया है। उसके पश्चात एक दूसरा लाइन इसके ऊपर वर्टिकल लाइन हम जो है ड्रॉ करते हैं। वर्टिकल लाइन इसके ऊपर हम जो एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए इस तरीके से, जो कि ये लाइन वाई डैश से शो करते हैं और ये होता है वाई एक्सिस। जहाँ पे दो लाइन एक इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, वहाँ पे हमने मूल बिंदुओं को शो करते हैं। तो इस प्रकार से हम एक कार्टेशियन प्लेन शो कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक्स डैश यानी कि जो एक्स एक्सिस है, इस पे सपोज हमने मान लिया कि दो बिंदु यहाँ पे स्थित है। एक बिंदु हमने यहाँ पे ले लिया है Q और दूसरा बिंदु ले लिया हमने यहाँ पे P और तीसरा बिंदु हमने यहाँ पे ले लिया है R। सपोज मूल बिंदु O से Q की जो डिस्टेंस है इसको हमने मान लिया है x2 और इसी प्रकार इस बिंदु Q के लिए जो कोटि है वो y2 हो गया है। तो माना कि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई बिंदु हम ले लेते हैं। सपोजली यहाँ पे कोई बिंदु B हो गया है, B हमने खींचा है और इस बिंदु जो B है इसका कोऑर्डिनेट हो गया है, कोऑर्डिनेट x2 y2 शो कर दिया हमने। इसके पश्चात फिर बिंदु P के अकॉर्डिंग, माने कि ये मूल बिंदु से P की जो डिस्टेंस है ये है x1 है और इसी प्रकार इसकी जो कोटि है यहाँ से, माना कि इसकी जो कोटि है उसकी डिस्टेंस y1 हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग बिंदु P के थ्रू यहाँ पे कोई दूसरा बिंदु बन रहा है, वो बिंदु A बन रहा है और इस बिंदु A का जो कोऑर्डिनेट हो रहा है वो हो रहा है x1 y1। हम इस तरह से शो कर दिया हमने। इसी प्रकार थर्ड बिंदु R है, x एक्सिस पर जो स्थित है, मूल बिंदु से उसकी जो डिस्टेंस है सपोज मान लिया है वो x3 है और इस R की जो कोटि है यहाँ से सपोज हमने मान लिया है कि R3 यहाँ से डिस्टेंस यहाँ पे है। तो उसके अकॉर्डिंग R से जो हमारा तीसरा बिंदु इस कार्तीय तल पे स्थित होगा, वो कार्तीय तल पे हमने मान लिया यहाँ पे बिंदु C है। बिंदु C को हम शो कर रहे हैं और इसका कोऑर्डिनेट हो गया है x3 y3। तो इस प्रकार से कार्तीय तल पे अगर हमें तीन बिंदु A B C प्राप्त हो रहा है और इन तीनों बिंदुओं को हम एक दूसरे से मीट कर लेते हैं, मिला लेते हैं। सपोज करके पहले हमने बिंदु A और B को मिलाया। सबसे पहले इस प्रकार से A और B को हमने मिला दिया, A B को। तत्पश्चात हमने A और C को मिलाते हैं, फिर बिंदु A और हमने C को भी मिला दिया इस प्रकार से। फिर बिंदु A और C को हम B और C को मिलाने के पश्चात बिंदु A और C को मिला लेते हैं।
तो इस प्रकार कार्तीय तल में ए बी सी को मिलाने पर एक ट्राइंगल बन जाता है और वो ट्राइंगल ए बी सी का जो है शीर्ष हमें पता है, कोऑर्डिनेट पता है। अब हम बिंदु बी को क्यू से मिला लेते हैं। परपेंडिकुलर लाइन इस प्रकार से देखिए, हमने जो है बी से क्यू को मिलाया, बी को क्यू से मिला लेते हैं इस प्रकार से। तत्पश्चात बिंदु ए को फिर पी से मिला लेते हैं, पी से मिला लेते हैं। इसके बाद बिंदु सी को आर से मिला लेते हैं, आर से इस प्रकार से हम मिला लेते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एक नया टाइप का एक फिगर बन जाता है। इस फिगर को हम अगर लेंगे, पूरे इस फिगर को अगर हम देखते हैं कि फिगर ए बी क्यू आर सी मिलकर एक जो है इस टाइप का एक फिगर बन गया है। अब इस फिगर को हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं। इस प्रकार से लिखेंगे कि अगर हम त्रिभुज ए बी सी का अगर क्षेत्रफल अगर हम लिखना चाहें तो इसका क्षेत्रफल ए बी सी का क्षेत्रफल कैसा आएगा, देखिए हम इसको ऐसा लिखेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी का एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू ए बी क्यू पी, यानी कि ये समलंब हो जाएगा। ए बी क्यू पी एक समलंब बनेगा, समलंब ए बी क्यू पी, ए बी क्यू पी का क्षेत्रफल प्लस फिर दूसरा हमारा समलंब बनेगा ए पी आर सी, समलंब ए पी आर सी। अब इसमें से हम जो है घटा देंगे। देखिए पहले हमने त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने ए बी पी क्यू समलंब का क्षेत्रफल में ए पी आर सी समलंब का क्षेत्रफल को ऐड किया। उसमें से अब हम समलंब बी क्यू आर सी को घटा देंगे। समलंब का क्षेत्रफल जो है हमारा समलंब बी क्यू आर सी, बी क्यू आर सी के क्षेत्रफल को हम माइनस कर देंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, देखिए इसको नोटिस कीजिए। अगर इस कार्तीय तल में हमें त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए सबसे पहले हमें समलंब का क्षेत्रफल ए बी क्यू पी समलंब के क्षेत्रफल में ऐड करना पड़ेगा। हमें ए पी आर सी को ऐड करके उसमें से बी क्यू आर सी समलंब को माइनस कर देंगे तो हमारा जो है ये ए बी सी क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अब आगे, जैसे कि आपको पता है कि समलंब का जो क्षेत्रफल होता है, समलंब का क्षेत्रफल होता है बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा शीर्षलंब। शीर्षलंब मतलब ऊंचाई, शीर्षलंब होगा, यानी कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा गए शीर्षलंब।
ये समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो इस प्रकार से हम बारी बारी करके यहाँ पे क्षेत्रफलों को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल बराबर, सबसे पहले समलंब ABQ का क्षेत्रफल। देखिए समलंब, इस डायग्राम में देखिए समलंब ABQP का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू यहाँ पे समांतर भुजाएं। देखिए समांतर भुजा कौन कौन सी हो जाएगी, BQ और AP, ये दो समांतर भुजाएं हो जाएगी, BQ और AP। तो समांतर भुजा BQ यानी कि कहाँ तक है, ये बिंदु जो है BQ की जो डिस्टेंस है, यानी कि आप कोटि में देखिए तो इसकी डिस्टेंस है y2। देखिए इसका कोऑर्डिनेट y2 है, तो कोटि कितना हो जाएगा, y2। तो समांतर भुजा हो जाएगा y2, और इसकी दूसरी समांतर भुजा है PA। तो इस PA का जो कोऑर्डिनेट होगा, कोटि होगा, वो हो जाएगा y1। देखिए कोटि y1 है ना, यहाँ की कोटि y1, क्योंकि ऐसे डिस्टेंस जो है कोटि को हम दर्शाएंगे। तो ये डिस्टेंस है y1, ये डिस्टेंस ये है y2 है। तो हम दोनों समांतर भुजाओं को लिख देंगे y2 प्लस y1, ये y1 प्लस y2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे y2 प्लस y1 लिख देंगे। और शीर्षलंब, देखिए यहाँ पे ABQP जो समलंब है, ये दो समांतर भुजाएं होगी, और शीर्षलंब हम ले लेंगे QP। ये देखिए इसकी जो शीर्षलंब हो जाएगी QP। ये QP की डिस्टेंस, QP को हम कैसे निकालेंगे, देखिए O से लेकर Q की दूरी है x2 है, और O से लेकर P की दूरी है x1। तो यानी कि x1 में से, यानी कि भुज को देखेंगे हम, x1 में से x2 को माइनस करेंगे तो QP की डिस्टेंस निकल जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं x1 माइनस x2 लिख देंगे। तो ये जो है समलंब ABQP का क्षेत्रफल निकल गया। फिर प्लस हमारे पास दूसरा है समलंब APRC, समलंब APRC का क्षेत्रफल। तो देखिए फिगर में देखिए APRC, इस समलंब का क्षेत्रफल ठीक इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। देखिए यहाँ पे समांतर भुजा क्या कौन कौन सी होंगी, AP और RC। तो AP की देखिए कोटि कहां तक जा रही है, यहां से यहां तक, यानी कि कोटि क्या निकल रही है, y1, और RC की जो कोटि निकल रही है वो है y3, यानी कि हम y1 प्लस y3 करेंगे। समांतर भुजा हो जाएगी y1 प्लस y3 होगी। इसी प्रकार इसकी जो शीर्षलंब होगी, वो शीर्षलंब देखिए पहले यहां से लेकर, यानी कि O से लेकर जो R है, R की डिस्टेंस है x3, R की डिस्टेंस है x3 है, और O से P की डिस्टेंस है x1, यानी कि x3 माइनस x1 हो जाएगा, x3 माइनस x1। तो इसकी जो शीर्षलंब होगी वो हो जाएगी x3 माइनस x1 हो जाएगी, x3 माइनस x1। अब माइनस हम क्या करेंगे, इन दोनों समलंब के क्षेत्रफलों को जोड़ के उसमें से हम घटा देंगे BQRC, समलंब के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो हमारा जो है केवल ABC ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगी। तो ठीक समलंब का क्षेत्रफल 1/2। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो समलंब है BQRC है, इसमें समांतर भुजा है BQ और RC, यानी कि BQ कितना है, y2, देखिए y2 है ये, और RC कितना है, y3। तो ये हो जाएगा y3 प्लस y2, y3 प्लस y2 होगा, y3 प्लस y2। तो यानी कि आप लिखेंगे y2 प्लस y3 लिखेंगे। और इसकी जो शीर्षलंब है, देखिए इसकी जो शीर्षलंब हो जाएगी, इस BQRC का जो शीर्षलंब हो जाएगी वो हो जाएगा QR। तो QR शीर्षलंब कैसे निकालेंगे, शीर्षलंब QR को, तो QR की जो ये शीर्षलंब है इसको कैसे निकालेंगे, देखिए QR को। तो जैसे हमें पता है कि O से लेकर R की डिस्टेंस है वो है x3,
और ओ क्यू की जो डिस्टेंस है वो है x2, यानी कि x3 में से x2 को घटाएंगे तभी हमारा जो है QR निकलेगा। तो ये हो जाएगा आपका x3 माइनस x2, x3 माइनस x2 ये निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे कि अब इसका कैलकुलेशन करेंगे। वी नो दैट अब यहाँ पे हम जो है कैलकुलेशन करेंगे, मतलब यहाँ पे देखिए 1/2 तो पूरा कॉमन है, तो 1/2 तो कॉमन हमने पूरा ले लिया। अब अंदर इनको मल्टीप्लाई करके इनको हम खोल देंगे, पूरा खोल देंगे। तो जैसे y2 प्लस y1 को x1 माइनस x2 से हमने मल्टीप्लाई किया बारी बारी करके, तो हमारे पास जो है मल्टीप्लाई करने के देखिए कैसे y2 को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y2 x1 आएगा, y2 x1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे y2 x1, फिर आएगा हमारा माइनस, देखिए यहाँ पे y2 को फिर x2 से करेंगे तो y2 x2 आएगा, x2 y2 आ जाएगा। उसके बाद फिर हम इसी प्रकार y1 को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस x1 y1 आएगा, फिर माइनस हमें y1 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x2 y1, तो इस प्रकार इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इतना आया। फिर इसमें देखिए फिर इसी प्रकार जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि y1 को x3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस y1 x3 हो जाएगा। फिर y1 को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस x1 y1 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर जो है हम यहाँ पे y3 को x3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस y3 x3 आ जाएगा। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे y3 को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, y3 को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 y3 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस x1 y3 माइनस x1 y3 आ जाएगा। x1 y3 मल्टीप्लाई करने पर ये निकल जाएगा। इसके पश्चात अब हमारे पास रह गया इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाहर जो है माइनस के चिन्ह है, इसको थोड़ा सावधानी से करेंगे। तो y2 को प्लस x3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये हो जाएगा माइनस y2 x3। देखिए y2 को x3 से करेंगे तो बाहर माइनस चिन्ह, तो माइनस y2 x3 आ जाएगा x3, और फिर हो जाएगा प्लस, फिर y2 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है माइनस है, बाहर माइनस है तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पे जो है फिर इसी प्रकार से हमें फिर y3 को x3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस x3 y3, और फिर हम यहाँ पे y3 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि यह माइनस है, बाहर माइनस है, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा x2 y3 हो जाएगा, x2 y3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आगे सॉल्व कैसे होगा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ चीज जो है आपस में कट रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये कुछ कट रहे हैं x2 y2, देखिए x2 y2 से दूसरा x2 y2 भी होगा, दूसरा जो है x2 y2, देखिए ये माइनस में प्लस में ये आपस में कट गए। फिर इसके बाद नेक्स्ट है फिर उसके बाद है x1 y1, इसी प्रकार x1 y1 भी कट रहा है, देखिए x1 y1 प्लस में है और इधर x1 y1 माइनस में है तो ये भी आपस में कट गए। अच्छा, उसके बाद देखिए फिर जो है अगला है x3 y3, देखिए यहाँ पे x3 y3 यहाँ भी है और x3 y3 यहाँ भी है, x3 y3 ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। देखिए ये आपस में x3 y3 ये भी है और x3 y3 ये भी है, तो ये आपस में कट गए। अब हमारे पास क्या चीज बच रहा है, हमने जब इसको काटने के पश्चात जो हमारे पास बच रहा है वो इस प्रकार से बन रहा है, आगे बच रहा है, देखिए ये हमारे पास आगे ये बच रहा है। जब हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करने के पश्चात हमारे पास बच रहा है 1/2 x1 y2, देखिए ये x1 y2 ये बच रहा है। उसके बाद तत्पश्चात ये भी बच रहा है हमारे पास, उसके बाद बच रहा है हमारे पास
माइनस x1, देखिए यहाँ पे x1 कौन सा है, एक तो y2 x1 बचा और दूसरा हमारे पास बच रहा है x1 y3। देखिए x1 y3 इसमें ढूंढिए, ये x1 y3 ये बच रहा है, तो ये x1, ये देखिए ये वाला x1 y3 ये बच रहा है, तो x1 y3 ये बचा, तो हमने इनको एक साथ ले लिया क्योंकि इसमें कॉमन x1 है, तो इनको एक साथ ले लिया हमने। फिर हमारा जो अगला जो बच रहा है वो बच रहा है हमारे पास, अगला हमारे पास बच रहा है x2 y3। देखिए x2 y3 कहाँ है, x2 y3 ये x2 y3 प्लस वाला को पहले लिखेंगे तो ये जाएगा x2 y3, एक ये बच रहा है और ये एक बच रहा है हमारे पास माइनस x2 y1। x2 y1 कहाँ है देखिए, क्योंकि x2 वाला टर्म देखेंगे ना x2, तो x2 वाला टर्म है हमारे पास ये x2 y1 ये बच रहा है, तो माइनस x2 y1 ये लिख दिया हमने, ये बच गया ये। उसके बाद प्लस करके फिर देख रहे हैं हमारे पास एक टर्म और बच रहा है, वो बच रहा है y1 x3 वाला टर्म देखिए। अब x3 वाला देखिए, एक x3 वाला ये है और एक x3 वाला एक ये बच गया और x3 वाला एक ये बच रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा y1 x3 और माइनस हमारा दूसरा बच रहा है माइनस, ये देखिए y2 x3 ये बच रहा है, y2 x3 दूसरा बच रहा है। इस प्रकार से ये जो बचे हुए चीज़ों को हमने एक कोष्टक के अंदर लिख लिया है, क्योंकि जैसे x1 वाला टर्म है ये, इसमें x1 कॉमन आ जाएगा, ये y2 वाला टर्म है, ये x3 वाला टर्म, ये जो बचे हुए चीज़ों को हम इस प्रकार से सरलता के आधार पे इस पर ऐसा लिख देंगे बराबर 1/2। अब यहाँ पे हम कॉमन देख रहे हैं कि x1 कॉमन है, x1 हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा यहाँ पे y2 माइनस y3, फिर प्लस इसमें कॉमन बच रहा है x2, तो यहाँ आया हमारे पास y3 माइनस y1 प्लस फिर इसमें फिर कॉमन आ रहा है हमारे पास x3, तो यहाँ बचा y1 माइनस y2। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हमने ये काटने के पश्चात जो हमारे पास बचा वो हमने इसको इस ढंग से लिखा x1 y2 माइनस x1 y3, क्योंकि x1 वाला टर्म्स को हमने एक साथ दे दिया क्योंकि इसमें x1 कॉमन है। फिर इस प्रकार x2 वाला टर्म्स जो था उनको ग्रुप बना के हमने, क्योंकि इसमें x2 वाला टर्म है तो इनको एक साथ ले लिया x2 y3 माइनस x2 y1। फिर इसी प्रकार x3 वाला जो टर्म है उनको ग्रुप बना के हमने इस प्रकार से ले लिया y1 x3 माइनस y2 x3। इसमें देखते हैं कि पहले उसमें जो है x1 कॉमन है, तो मैंने x1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ अंदर बचा y2 माइनस y3 प्लस इसमें जो है कॉमन है x2, तो यहाँ पे कॉमन लेने के पश्चात यहाँ बचा y3 माइनस y1 प्लस इसमें कॉमन है x3, तो x3 जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ आया y1 माइनस y2। तो ये कॉमन लेने के पश्चात देखिए ये जो है आपका जो है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का सूत्र निकल जाता है। ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल सूत्र निकल जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो हमने फिगर में जो है यहाँ पे त्रिभुज ABC हमने जो फिगर में लिया था, तो इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का निगमन इस प्रकार से हम कर सकते हैं 1/2। अगर देखिए x1 लेते हैं तो अंदर y2 माइनस y3 होगा, इसको याद करने का तरीका भी है। प्लस अगर x2 लेते हैं, यहाँ पे x2 लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा y3 माइनस y1। अगर यहाँ पे x3 लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा y1 माइनस y2। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाता है। इसके पश्चात हमारे पास यहाँ पे एक इससे संबंधित एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञान कीजिए, यानी फिगर में जो इस प्रकार का त्रिभुज बना हुआ है काटती तल में, और त्रिभुज ABC का शीर्ष दे रखा है 1 माइनस 1 माइनस 4 6 माइनस 3 माइनस 5। तो सॉलियत के लिए सबसे पहले हम ये कर लेंगे कि इसको हल ऐसा कर लेंगे कि हल प्रश्नानुसार इसमें देखिए हम x1 x2 x3 y1 y2 y3 के सॉलियत अनुसार इस यहाँ से इनके जो निर्देशांकों को लिख देंगे। यहाँ पे x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू -4, x3 इक्वल टू -3। पहले भुज को लिख दिया। किसी भी निर्देशांक का जो पहला बिंदु होता है वो भुज होता है। इसी प्रकार दूसरा बिंदु यानी कि कोटि को लिख देते हैं y1 बराबर -1 और y2 बराबर 6
और y3 इक्वल टू -5। तो इस प्रकार से हमने जो है यहाँ पे प्रश्न से जो है भुज और कोटि के मानों को अलग अलग कर दिया। तो जैसे हम जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, जैसे अभी निगमन किया था हमने कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र जैसे हमको पता है ये है 1/2 x1। याद करने का तरीका देखिए, x1 लेते हैं तो इसके अंदर आएगा y2 में से y3 को माइनस कर देंगे, प्लस अगर x2 लेते हैं तो इसके अंदर फिर जो है क्या करेंगे हम, अगर x2 लेते हैं तो x2 अगर लेंगे तो ये हो जाएगा y3 माइनस y1। अगर हम x3 लेते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे y1 में से y2 घटा देंगे। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मानों को रख देंगे, इन मानों को हम रखेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1/2 x1 हमारा कितना है 1 लिख देंगे, इंटू y2 है हमारा 6 और y3 है -5। देखिए यहाँ पे y3 की वैल्यू जो है माइनस में है और यहाँ पे फॉर्मूला में माइनस है, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो +5 लिख देंगे, ये हो जाएगा। फिर प्लस x2, तो हमारे पास x2 कितना है -4। अगर इस प्रकार अगर फॉर्मूला के बीच में अगर उसका साइन अगर माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर इस प्रकार से लिखना पड़ता है। तो x2 की वैल्यू जो है -4 हो जाएगा यहाँ पे, और इंटू y3 जो है -5 माइनस y1 है, y1 देखिए -1 है और ये माइनस है, माइनस का +1 हो जाएगा इस प्रकार से, और प्लस x3 की वैल्यू है -3, तो ब्रैकेट के अंदर ऐसा -3 लिख देंगे। अच्छा, फिर y1 है हमारा -1 और y2 है 6, तो -6 रहेगा इस तरीके से। अब वैल्यू पुटअप करने के पश्चात अब हम इसे सॉल्व करेंगे। हाफ, अब यहाँ पे देखिए 6 और 5 11 और बाहर 1 है, तो 6 5 11 को 1 से गुणा करेंगे तो 11 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 में से 1 घटाया हमने, -4 आया। ऋण 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और 4 चौको 16 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। 5 में से 1 गया, ऋण 4 को ऋण 4 से गुणा करेंगे तो माइनस का प्लस 16 हो जाएगा। यहाँ पे फिर 6 और 1 7, -7 हो जाएगा। -7 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +21 हो जाएगा, तो ये क्योंकि 6 और 1 7 हो जाएगा, तो ये 6 और 1 7 -7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा और 7 या 21 21 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 1/2 मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर देंगे, तो 1 और 6 7 और 1 8 हो गया, 8, 1 और 6 7 और 1 8, 2 और 1 3 और 1 4, 48 हो गया। अब हम 2 को 48 से काटेंगे तो 24 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 मात्रक आ जाएगा, 24 मात्रा लिखा जाएगा, इसमें केवल मात्रा लिखेंगे, 24 मात्रक। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे, ये तरीका है। अब इसके पश्चात एक सवाल और एक लेते हैं। सवाल में देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए, k की उस वैल्यू को ज्ञात कीजिए कि यदि बिंदु 2 3, एक बिंदु A है जिसका कोऑर्डिनेट 2 3 है, दूसरा बिंदु B 4 और k है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कोटि है वो k का मान दे रखा, अननोन दे रखा है, और तीसरा बिंदु C है वो है 6 - 3 संरेखी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में इस प्रश्न में संरेखी शब्द आ रखा है। संरेखा मतलब होता है कि जब 2 या 2 से अधिक बिंदु एक ही रेखा में स्थित हो, एक ही रेखाखंड में स्थित हो। माना हमने मान लिया ये बिंदु A, दूसरा बिंदु B और तीसरा बिंदु C जो है वो एक ही रेखा में स्थित है, एक ही रेखा में स्थित है। तो बिंदु A का कोऑर्डिनेट हो गया 2 3, बिंदु B का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 k, और बिंदु C का जो कोऑर्डिनेट है, बिंदु C का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 6 - 3 हो जाएगा।
ये तीनों बिंदु एक रेखा पे स्थित है। माने कहने का मतलब ये कि ये तीनों बिंदु जब एक रेखा पे स्थित है तो इन तीनों बिंदुओं की सहायता त्रिभुज नहीं बन पाएगा। इन तीनों बिंदुओं की सहायता से त्रिभुज नहीं बन पाएगा, तो इसके मतलब ये क्या है, संरेखी है। तो त्रिभुज अगर नहीं बन पाएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 मान लिया जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, 0 होगा, क्योंकि ये संरेख बन रहा है, यानी कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पे स्थित हो रहा है, इनकी सहायता से ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो इसका क्षेत्रफल 0 होगा। को पहले ना तो संरेखी है। तो हम इसका जो है इस प्रकार से लिखेंगे, इसे इस प्रकार से लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र लिख देंगे 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y3, ये लिख देंगे। परंतु इसका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बराबर 0 के बराबर लिख देंगे। यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, इसलिए 0 के बराबर लिख देंगे। अब यहाँ पे मान हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो ये जगह 1/2, देखिए यहाँ पे x1 की जगह पे आ जाएगा 2 लिख देंगे, 2 इंटू, और y2 हो जाएगा k माइनस y3 k हो गया, और माइनस y3 हो जाएगा माइनस 3, तो माइनस माइनस का प्लस 3 हो जाएगा। इसी प्रकार प्लस x2 हमारा हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू y3 हो जाएगा माइनस 3, और y1 हो जाएगा 3। तो यहाँ पे देखिए y1 की वैल्यू है 3, तो माइनस 3 हो जाएगा, और प्लस x3 हो जाएगा 6 इंटू y1 है यहाँ पे 3 माइनस y3 जो है ये माइनस है, माइनस का प्लस 3 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, फिर से एक बार देख लीजिए कि वैल्यू यहाँ पे सही रखा गया या नहीं रखा गया। यहाँ पे है हाफ x1, तो x1 है यहाँ पे 2, हमने 2 रख दी, इंटू y2 है यहाँ पे k, y2 की जगह k रख दिया है, k माइनस y3 देखिए यहाँ पे y3 जो है वो माइनस 3 है, तो माइनस माइनस का प्लस 3 हो जाएगा, प्लस x2, तो x2 है यहाँ पे 4 है, 4 इंटू y3 माइनस y1, तो यहाँ पे y3 है माइनस 3 कर दिया। उसके बाद y1 है हमारा यहाँ पे y1, ये y3 हो गया है माइनस 3, और y1 हो गया है 3, तो माइनस 3 हो जाएगा, और प्लस x3, तो x3 हो गया हमारा माइनस x3 जो हो गया हमारा 6 हो गया, और इंटू y1 हो गया है 3 माइनस y3 हो गया माइनस का प्लस 3 हो जाएगा। तो ये हो गया। इसके पश्चात हम जो है इसको आगे सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है, तो देखिए इसको सॉल्व किया जाएगा। इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1/2 इंटू 2k प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस 3 और माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 24, और यहाँ पे फिर 6 हो जाएगा, अच्छा का 36 हो जाएगा, प्लस 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि 1/2 2k, अब यहाँ पे 36 2k हो गया, और 36, और ये दोनों प्लस है, तो प्लस को
हम जोड़ देंगे तो 36 और 6, 36 4 40 2 42 प्लस 42 माइनस 24 हो जाएगा। तो हो जाएगा हाफ इंटू 2k। अब इसको हम जो है माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा 3 में से 2 गया 1 प्लस ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये k हो जाएगा। 2 से अगर हम कॉमन लेते हैं तो 1 हाफ इंटू 2 ये हो जाएगा k प्लस 18, 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा k प्लस 18 इक्वल टू 0। तो यानी कि k इक्वल टू हो जाएगा -18, ये आंसर आ जाएगा। तो k की वैल्यू जो है -18 निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है समीकरणों को इस प्रकार से हल करेंगे, k की वैल्यू निकलेगी इस प्रकार से। तो आप लोगों को समझ में आया होगा और आशा करते हैं कि इससे संबंधित जो प्रश्नावली है उन प्रश्नावली को आप हल करेंगे गृह कार्य के रूप में। और किसी भी प्रश्न में अगर कोई समस्या आती है तो उस समस्या को आप उसका जो है समस्या का जो है यहाँ पे आप सब्सक्राइब करेंगे और मेरे चैनल में उस क्वेश्चन को पूछेंगे। थैंक यू। ओके।